आइए तो बच्चा लोग, आजकल हम लोग एग्जामिनेशन के इस दौर में शुरू करने जा रहे हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस हैं उन मॉडल क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इस क्विक रिवीजन को हमने 2-3 पार्ट में बांट रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं इसका रिवीजन। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका नोट्स दिया जा रहा है। इसलिए शुरू से अंत तक आप लोग ध्यान में देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्शन मिल सके। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको एग्जाम्स में कितने लिखने हैं, कितने क्वेश्चंस के लिए, और इसका रियल में एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो ऋणात्मक निगेटिव डेविएशन होता है उसका एक एग्जांपल दीजिए। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा आपको एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। हालांकि और भी एग्जांपल है, क्योंकि ये एग्जाम्पल पर रीजनिंग एक्सप्लेन करने में सुविधा होगी। तो ये होता क्या है, आपका आंसर तो हो गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, लेकिन रियल में इसका होता क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है राउल्ट्स लॉ से, इसको समझने की कोशिश हम लोग यहां करते हैं। ठीक है, तो एसीटोन जब खुला रहता है, एसीटोन या क्लोरोफॉर्म जब खुले होते हैं, तो वैसी स्थिति में उनकी जो वोलाटाइल एक्टिविटी होती है, उनकी जो वाष्पशीलता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है और अधिक से अधिक वाष्प बनते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो मिलाने पर एक टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनके जो पहले की वाष्प में कन्वर्ट होने की, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी थी, वो टेंडेंसी अब कम हो जाती है, जिसके कारण वेपर्स कम बनेंगे। और वेपर्स कम बनेंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर कम होगा, और कम वेपर प्रेशर के कारण वो राउल्ट्स लॉ के लिए निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, इसमें देख लें, ये हुआ आपका एसीटोन, दिस इज एसीटोन, CH3 CO CH3। आप किसी तरह से लिख सकते हो एसीटोन को। यहां हमने लिखा क्लोरोफॉर्म को, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म, CHCl3। होता क्या है, इसमें होता क्या है, इन दोनों के बीच देखिए एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिस फॉर्मेशन से इनकी जो स्केपिंग टेंडेंसी होती है, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है, वो कम हो जाती है। इसको हमने एक्सप्लेनेशन में यहां बतौर लिख भी दिया है। देखिए यहां पर हमने लिख दिया है एक्सप्लेनेशन ऑन मिक्सिंग। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप ही को 2 नंबर 3 नंबर में आ जाए, रीजनिंग के रूप में आ जाए, तो भी आप आंसर इसका दे सकें, इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में केवल क्रीम पॉइंट को लिख दिया है। ऑन मिक्सिंग, किसका मिक्सिंग, ऑन मिक्सिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ऑन मिक्सिंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, हमने यहां दिखाया है आपको। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जब हम मिलाते हैं तो इनके बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मेशन होता है।
intermolecular hydrogen bonding. Due to formation of intermolecular hydrogen bonding, mutual attractive forces increases. इनके बीच का आपस का जो म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इंक्रीज करता है, which increases the escaping tendency, which increases, not increases, which decreases the escaping tendency leading to decrease in vapor pressure. वो क्या करता है उनकी escaping tendency माने वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो प्रोड्यूसिंग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जिसके कारण वो राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। समझ गए बात? इसको यहां हिंदी में भी लिखा गया है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाने पर इनके बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण से परस्पर अन्योन्य क्रिया दुर्बल हो जाती है। परस्पर अन्योन्य क्रिया दुर्बल हो जाती है माने बॉन्ड बनता है तो इनके वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। फलतः मिश्रण की वाष्पशीलता में कमी के कारण आंशिक एवं कुल वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे मिश्रण राउल्ट्स लॉ से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये इतना एक्सप्लेन करने का मतलब कि ये अगर मान लीजिए शॉर्ट टाइप में आ जाए, रीजनिंग में आ जाए, तो आप इसका भी जवाब दे सको। चलिए, सेकंड है express the relationship between resistance and specific conductivity. रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ध्यान से देखें इसको, इसका आपका आंसर केवल यही होगा, K इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A, जहां पर L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, L/A को कहते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है, के हुआ आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। अब ये हुआ कैसे, ये देखें। देखिए, आप जानते हो कि R रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक तो कांस्टेंट देंगे एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू L/A। ठीक है, अब इससे आप रो का वैल्यू निकालोगे तो रो का वैल्यू आपका क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A, R इंटू A बाई L, R इंटू A बाई L, और रो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस हुआ उसका जस्ट रिवर्स, R का रिवर्स होता है, रो का रिवर्स होता है, दैट मीन्स 1/रो को हम कहते हैं K। तो आप क्या करना है, आप 1/रो का वैल्यू निकाल लो, 1/रो। ठीक है, 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R मल्टीप्लाइड बाई 1/E/L, तो ये हो जाएगा L/A। 1/रो के बदले आप क्या लिख सकते हो, K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझे? देखिए, यही आंसर आपको निकला है। चलिए, नेक्स्ट 28 नंबर, ये जैक के मॉडल क्वेश्चन से लिया गया है 28 नंबर। इसके पहले के जितने क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर दिया है।
राइट द यूपैक नेम ऑफ कंपाउंड। यूपैक नेम इस कंपाउंड का क्या होगा? देखिए, कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको एक्चुअली हम लोग क्या करें, ऐसे कर लें और आपको क्लियर वे में समझने को मिलेगा। ये रहा आपका कार्बन, कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक CH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। यहाँ देखें, ये हुआ आपको, ये एक ब्रांच हो गया और ये हुआ आपको दूसरा ब्रांच, ठीक है। आपका मेन जो पेरेंट चेन है उसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसका आप नेमिंग कैसे करेंगे? इसका नेमिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। नेमिंग हमने कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूसरे नंबर कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। और ब्रोमीन 1 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, इसलिए 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी को यहाँ कंडेंस्ड वे में हम लिखा गया है आपके क्वेश्चन में। तो बेटर होगा कि इस तरह के जो भी सवाल हैं आप उनको एक्सपेंड कर लो और एक्सपेंड करके नाम लिखो तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेम द अल्डिहाइड विच डज नॉट गिव फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। याद रखेंगे कि फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट वैसे अल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है, वैसे अल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें आपको केवल नाम बताना है। तो आपका आंसर होगा केवल बेंजल्डिहाइड। आंसर में आप केवल बेंजल्डिहाइड लिखेंगे, लेकिन इसका कारण समझ लें कि बेंजल्डिहाइड क्यों नहीं फेहलिंग टेस्ट देता है। तो इसका रीज़न ये है कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण बेंजल्डिहाइड पॉजिटिव फेहलिंग टेस्ट नहीं देता है। इसको भी हिंदी में यहाँ लिखा गया है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण बेंजल्डिहाइड फेहलिंग टेस्ट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट, द रीएजेंट, इसमें आपको केवल रीएजेंट का नाम बताना है। टू कन्वर्ट नाइट्रिल इनटू प्राइमरी एमीन, वैसे रीएजेंट का आप नाम बताओ जो नाइट्रिल समझते हैं, नाइट्रिल किसको बोलते हैं? साइनाइड ग्रुप को नाइट्रिल कहते हैं। नाइट्रिल को कन्वर्ट करना है आपको प्राइमरी एमीन में, नाइट्रिल को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए रीएजेंट आपको कौन से लेने होंगे ये बताना है। आपका आंसर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या प्लेटिनम के ऊपर जब H2 गैस को पास करते हैं तो हमारा जो साइनाइड है वो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिएक्शंस में भी आज आ सकता है। तो इसको आप देखें, इसका थोड़ा रिएक्शंस देख लें। सपोज करें कि यहाँ पर हमने एक नाइट्रिल को लिया CH3Cl, ठीक है। नाइट्रिल को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। तो ये रिएजेंट क्या देता है? हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन को यहाँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन हमको चाहिए कितना? 2H2।
2s2। ये कहां से हाइड्रोजन मिलेगा? यही मिलेगा हमको कैटलिस्ट से। यहां पर या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप ले लो या प्लेटिनम के ऊपर जब H2 को आप पास करोगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इसमें से 2 हाइड्रोजन आप कार्बन को दे दो, साइनाइड ग्रुप के कार्बन को, साइनाइड को ही नाइट्रिल कहते हैं, साइनाइड के कार्बन को दे दो और 2 नाइट्रोजन को, तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? देखिए CH3, कार्बन को दिए 2 हाइड्रोजन CH2 और नाइट्रोजन को दिए 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया NH2। ठीक है, दिस इज प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन ग्रुप। तो प्राइमरी एमीन ग्रुप, नाइट्रिल से प्राइमरी एमीन को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या लिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या प्लेटिनम के ऊपर आपने H2 गैस पास कराया। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, कहने का मतलब ये कि कोई जरूरी नहीं है कि केवल रिएजेंट ही आपको पूछे, आपको रिएक्शंस में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस में भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्योमेट्री पॉजिस्ट बाई NiCO4 टेट्रा निकेल टेट्रा कार्बोनिल। निकेल टेट्रा कार्बोनिल में पहले ये समझ लें, इसमें पूछा गया है कि इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, तो आपका आंसर केवल होगा टेट्राहेड्रल या हिंदी में चतुष्फलकीय। दैट्स द आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले ये कि निकेल के साथ जब भी कार्बोनिल होता है तो कार्बोनिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। इसलिए यहां पर अगर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाए, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो वो भी होगा 0। एक सवाल ये भी हो सकता है। अगर 3 नंबर में पूछ दे, इसका स्ट्रक्चर पूछ दे, तब आप कैसे बनाएंगे वो आप देख लें। यहां निकेल, निकेल कितना हुआ? निकेल हुआ 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप लोग जानते हो? आर्गन 3d8 4s2 4p0। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो डी में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप अरेंज करोगे 1 2 3 4। अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P इसका खाली होता है, P इसका खाली होता है। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखें, निकेल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक नेचर का होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो डायामैग्नेटिक नेचर का होने का मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे। ऐसा होने के लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर करा देते हैं, तो हमारा एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है जिसमें s के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। तो हमारा रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर हो जाता है ये तो कॉम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, ये कॉम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा ब्लैंक हो जाता है। और इन चारों ऑर्बिटल का यूज करके इसमें इसका सिचुएशन क्या हो गया देखें, इसका सिचुएशन कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, और ये चारों ऑर्बिटल
आपस में हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इनका जो शेप होगा, जो ज्योमेट्री होगी, वो ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल, ठीक है। अब आप अपने भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार, मॉडल के अनुसार, जब एक नंबर में पूछा जा रहा है, केवल ज्योमेट्री की बात पूछी जा रही है, तो आपका आंसर होगा टेट्राहीड्रल, ठीक है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से क्या प्रोडक्ट मिलता है? हम जानते हैं, इसमें एक दो बातें और भी आप जानते चलो। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज डाइसैकेराइड्स होता है। सुक्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 डाइसैकेराइड्स है, ठीक है। इस डाइसैकेराइड्स को आपको यहां पर इसके अनुसार क्या आंसर लिखना है? आपको आंसर लिखना है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। दैट्स द आंसर। एक नंबर में पूछा जाए, वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाए, तो आप केवल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे दें। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टाइप में पूछ दे, तो आप इसको लिखेंगे कि जब सुक्रोज को, when sucrose is allowed to be hydrolyzed, then the resulting products are glucose and fructose। यहां देखें, सुक्रोज इज डाइसैकेराइड्स, यहां हमने लिख दिया है C12H22O11 which on hydrolysis gives 2 monosaccharides। ये दो मोनोसेकेराइड्स देते हैं, और वो दोनों मोनोसेकेराइड्स क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जिसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा इसका? C12H22O11 प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहां हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। दिस इज आप जानते हो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। डिफरेंस कहाँ होता है? ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। दिस इज सुक्रोज, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रुक्टोज। समझे? चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर। इसका हिंदी में भी है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है जिसके जलीय अपघटन से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नामक मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट आए, इमीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं? इमीन्स में आप देखें, इमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर, इमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, क्या होता है कि वैसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले सेंटर की ओर मूव करते हैं। तो कौन मूव करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंसी होगी, अधिकता में इलेक्ट्रॉन होगा, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकेगा। तो ये भी समझ ले कि वैसे जितने स्पीसीज हैं जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह
काम कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। तो चूंकि एमीन में नाइट्रोजन एटम कॉन्टेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट कैन इजीली बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ Br2 वाटर। एनिलीन को Br2 वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एनिलीन को Br2 वाटर के साथ ट्रीट करने से, Br2 वाटर के साथ ट्रीट करने से, इसमें देखिए अगर केवल ये दिया गया हो कि नाम लिखो तो आप लिखेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, कैसे ये बनता है ये देख लें। ये हुआ आपका एनिलीन, एनिलीन को हम रिएक्ट कराते हैं Br2 वाटर से, Br2 वाटर से, तो हमारा बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये हुआ दूसरे, चौथे और 6th पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप। इट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड, ये हुआ। ठीक है, चलिए तो ये जो वेरी शॉर्ट टाइप था उसको यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम तुरंत आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ आप भी कॉपी किताब लेके अपने भी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।